हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में साइकोलॉजी पेपर 2 एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 5 को आज कंप्लीट करेंगे, जो आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 5 से 8 सवाल आपके पूछे गए थे। जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप खुद आइडिया लगा सकते हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट और थ्योरी दिया जा रहा है सिर्फ 200 में, जिसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन प्लस आपको मिल रहे हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत होती है। बिना प्रैक्टिस आप आइडिया नहीं लगा पाओगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगर आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो सिर्फ आपको 151 में दिया जा रहा है। जिनका भी पेपर है बीपीएससी का, कम से कम एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एनसीईआरटी से कम 20 से 30 क्वेश्चन देखने को मिला था, सिर्फ 11 और 12 से। इसलिए क्लास 11 और 12 का जरूर पूरा वीडियो, पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर करके जाना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप दोनों कंप्लीट लेते हो तो सिर्फ आपको 300 में आपका पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन अधिगम। पहला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया को कहा जाता है कि जिसमें एक व्यवहार को उसके परिणामों के आधार पर अधिक या कम संभावना होती है, उसे क्या कहते हैं? अगर आपने मेरा थ्योरी वीडियो या फिर मैंने जब तक आपको डिफाइन करके समझाता हूँ, अगर आपने सारे बात ध्यान से सुनते होगे तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपको बताना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, जिसके हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसको क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के नाम से जानते हो। इसका एक और नाम है आरएस थ्योरी। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा, स्पेशली सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और यूपी टेट में कि आरएस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखना, ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलो या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन बोलो या रीफोर्समेंट थ्योरी बोलो, ये सारा एक ही का नाम है। और किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। ठीक है, याद रखना, जिसके प्रतिपादक आपके बीएफ स्किनर हैं, इसलिए इस थ्योरी का नाम स्किनर आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर आरएस थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखना। इसके कितने नाम हो गए? ऑपरेंट कंडीशनिंग, आरएस थ्योरी, क्रिया प्रस्तुत थ्योरी, रीफोर्समेंट थ्योरी, स्किनर आरएस थ्योरी। ये सारे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो एक ही थ्योरी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। और याद रखना, स्किनर ने अपना इस परीक्षण की शुरुआत 1938 में स्टार्ट किया था। क्या आप बता सकते हो कि स्किनर ने अपना परीक्षण किस पे किया था? तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर और अपने कबूतर पे किया था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन होता है, जैसे कि स्किनर आपने आरएस थ्योरी दे दिया स्किनर ने, एक और आप देखते हो थ्योरी एसआर। ठीक है, इसमें लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है कि आरएस और एसआर क्या होता है। तो जब बात की जाए आरएस थ्योरी की, तो इसका आपके स्किनर साहब हो जाएंगे। और बात की जाए एसआर थ्योरी, तो इसके प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक साहब हैं। ठीक है, याद रखना, थॉर्नडाइक। एसआर का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स। और आरएस मतलब रिफोर्समेंट। ठीक है, इससे याद रखना। और इसका थॉर्नडाइक दिया था, कब दिए थे? थॉर्नडाइक ने 1905 में दिया था और आरएस थ्योरी आपके स्किनर ने 1938 में दिया था। ये डेट और आरएस थ्योरी, एसआर थ्योरी, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, आपको रिप्लाई वहाँ पर ज़रूर दी जाएगी। बात की जाए क्लासिकल कंडीशनिंग की, ये भी सवाल आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? तो पावलोव ने दिया है। ठीक है, याद रखना, क्लासिकल कंडीशनिंग आपके पावलोव साहब ने दिया था। ठीक है, जिसके अंदर स्टिमुलस और प्रतिक्रिया को लेकर मैंने कल आपके वीडियो में बताया भी था कि जिसने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। तो आपको याद होगा, अगर याद नहीं आ रहा है कल का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव को लेकर पूरा डिटेल में बताया था। उनका जिन पे कुत्ते पे जो प्रयोग किया था
उसको लेकर पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। तो जाकर वीडियो ज़रूर देख लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन सा प्रेरित करने वाले प्राय और स्वतः उत्तर पैदा करने वाले प्राय प्राप्ति करने और प्राय का प्राथमिकता से उत्तर प्रेरित करने वाले प्राय क्या होता है? आपने क्लास सीटेट में अगर अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आपको आपने देखा होगा यूसीएस, सीएस, यूएसआर, सीआर ऐसे कुछ वर्ड हैं जो आपने सीटेट में या सीडीपी में पढ़ा होगा। जब आप सेकंड ईयर बीएड में होते हो तो इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो इसका आंसर आप आसानी से बता पाओगे। क्लासिकल कंडीशनिंग जस्ट मैंने बताया, आपके पौलाव साहब ने दिया था, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यूसीएस। यूसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखना, अनकंडीशनल, ठीक है। एस्टुमिलस, इसका फुल फॉर्म होता है यूसीएस का, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा कुत्तों के साथ अनुसानीय कंडीशनिंग के प्रयोग के साथ व्याख्यात हुए थे? आपको बताना है कि कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इसमें जितने लोग वीडियो देख रहे हो, एक भी आंसर गलती नहीं होना चाहिए, इसमें किसी का भी गलती आंसर नहीं आना चाहिए। बी एफ स्किनर किस पे प्रयोग किया था? जस्ट मैंने बताया, चूहे पर और कबूतर पर, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा डॉल पे किया था प्रयोग अपना। जेबी वाटसन किस पे प्रयोग किए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना जेबी वाटसन प्रयोग किए भी थे कि नहीं किए थे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जेबी वाटसन ने कोई प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने व्यवहारवाद सिद्धांत दिया था, इसे याद रखना कि व्यवहारवाद सिद्धांत आपके जॉन बी वाटसन ने दिया था और यान पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन सा प्राय प्रेरित करने वाले प्राय से शर्तित उत्तर प्राय को प्राप्त करने के लिए संबंधित हो जाता है? पहला ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग, अवलोकन शिक्षण, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन डी है दर्शन शिक्षण। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्योंकि बात किया जा रहा है आपके क्लासिकल को लेकर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार की प्रेरणा में कुछ प्रिय चीज को जोड़ने से एक व्यवहार की संभावना को बढ़ाने का प्रक्रिया होता है? ऑप्शन है सकारात्मक, नेगेटिव, दंड या अपनी स्थिति को समाप्त करने का। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पॉजिटिव प्रेरणा, पॉजिटिव मोटिवेशन। जब भी आप एक किसी चीज़ को अच्छे चीज़ में जोड़ते हो, उसको व्यवहार का संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। वो आपके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अधिगम जो टॉपिक है वो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। कोई भी क्वेश्चन इसमें आएगा, आपने जो सीडीपी में, सीटेट में, बीएड में पढ़ा होगा, वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साइकोलॉजी में। तो ये टॉपिक से आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अगर आपने अभी तक देखा भी नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जाकर देखना, उसमें से आपके इस टॉपिक से 8 से 9 क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन 8 से 9 मिल सकता है। क्योंकि जब मैंने देखा था ये टॉपिक काफ़ी बार आपके, चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी हो, हर बार ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आज का वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। सारे क्वेश्चन को जितना बार, जब तक आपको समझ में ना आए, पूरा वीडियो बार बार देखना। क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा। भले क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग हो, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र परीक्षा फेल होने के तनाव से बचने के लिए मेहनत करता है, ये किसका उदाहरण है? एक छात्र है जो परीक्षा में फेल ना होने के चलते वो चाहता है कि पढ़ाई कर लूं और उससे फेल होने से बच जाऊं। तो ये कौन सा प्रेरणा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सकारात्मक दंड है या ऑप्शन डी है नकारात्मक दंड? इसमें बताइए आपका आंसर क्या होगा। इसमें मैक्सिमम लोग गलती करोगे, मुझे पता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी होगा, नकारात्मक प्रेरणा। जब आप काम करते हो सिर्फ बचने के लिए,
इसमें एक छात्र क्या कर रहा है, फेल से बचने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर रहा है और मेहनत कर रहा है, जो कि आपका एक नेगेटिव ऊर्जा है। आप खुद अपने आप में पॉजिटिव नहीं हो। अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो सिर्फ़ ये सोचकर कि बस कैसे भी पेपर में पास कर जाऊँ, उसके बाद कोई टेंशन ख़त्म नहीं हो गया, आगे लाइफ़ सेटल है, तो आपके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा है। जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो आप सोचोगे कि आप पेपर क्वालीफ़ाई करके लाइफ़ में कुछ और बड़े सपने आपने देखा होगा। सिर्फ़ आपको बीपीएससी क्वालीफ़ाई कर 1 टू 5 क्लास 12 का टीचर बनकर आपको सीमित नहीं रहना है। जो इंसान सोच रहा है कि बस मुझे कैसे भी टीचर बन जाना है और उसके बाद मुझे बस सैलरी उठाना और लाइफ़ जीना है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको नेगेटिव मोटिवेशन कहेंगे। और जिनका लक्ष्य है कि बस बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर नेट जेआरएफ क्वालीफ़ाई करना, पीएचडी करना, जो आगे का लाइफ़ अपना सेट करके रखे हैं, उसको गोल निर्धारित करके रखे हैं, उसको कहेंगे पॉजिटिव मोटिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा नेगेटिव मोटिवेशन। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल अपना सोच बदलिए, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है पाने के लिए। एक जगह सीमित मत रहना, सीमित रहोगे तो आपकी लाइफ काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है जीने के लिए, देखने के लिए, तो लाइफ को जियो, उसको एक्सप्लोर करो और लाइफ में आगे और भी बहुत सारी उपलब्धि है, उसे प्राप्त करो। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को लाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए जस्ट स्कूल से आकर अब भी बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है? ना कपड़ा चेंज किया हूँ, ना कुछ किया हूँ, ठीक है? तो आप लोग को डेली एग्ज़ाम पास में है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डेली आपको वीडियो मिल पाए। इसलिए प्लीज़ मेहनत को समझो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। जितना पॉसिबल हो सके अपने तरफ से एफर्ट दो। मैं अपने तरफ से आपको 100% देना चाह रहा हूँ, ठीक है? कोई भी कमी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है पेपर क्लियर करने में या पेपर को लेकर टेंशन हो रही है, मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको कॉल कर लूँगा, ठीक है? आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको मिलकर सॉल्व करेंगे, लेकिन बस आप अपने तरफ से 100% दो। मैं भगवान से प्रे करूँगा कि जितने लोग आप लोग मेहनत कर रहे हो, सबका पेपर क्लियर हो। बस आप लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर करना। लाइक शेयर करते हो तो मुझे कुछ एक एनर्जी सी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो सही जा रहा है। अगर मैं लाइक आप शेयर नहीं करते हो तो मुझे लगता है जो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, वो वेस्ट हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करोगे तो मुझे लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो अच्छा जगह कर रहा हूँ, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने का मन भी करेगा। इसलिए मैं आपको लाइक और शेयर करने के लिए बार-बार बोलता हूँ। बाकी और कोई मतलब नहीं है लाइक और शेयर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया के नियम के अवगत बनाने और पहली बक्सों में बिल्कुल अनुशासनीय अध्ययनों के लिए किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है यॉन पॉलाउ, जॉन बी वाटसन, बीएफ स्किनर या ऑप्शन डी है एडवर्ड थॉर्नडाइक। इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए। याद रखना इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। ये सवाल आपके सेम पैटर्न पे नहीं आया था, लेकिन थॉर्नडाइक से सेम सवाल ऐसे पूछे गए थे आपके बीपीएससी में, जो इस बार 2.0 हुआ था, जाकर पेपर देखना। ऐसे आपको थॉर्नडाइक से ऐसे सवाल पूछे गए थे। प्रतिक्रिया का नियम आप इंग्लिश में इसे बोल सकते हो लॉ ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ रिएक्शन आपने सीटेट में या फिर अपने बीएड में पढ़ा भी होगा। अगर आपको याद आ रहा हो, तो आप इसे याद कर सकते हो। लॉ ऑफ रिएक्शन जिसका मतलब होता है गलतियों से व्यक्ति सीखता है। ये लॉ ऑफ रिएक्शन प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। याद करो, ट्रायल एंड रिएक्शन, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत आपने सीटेट में पढ़ा होगा। और याद रखना थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे अपने सिद्धांत में। कौन-कौन सा? व्यायाम का नियम, प्रभाव का नियम और कौन-सा नियम था? एक तो आपका तत्परता का नियम। ये 3 नियम दिए हैं आपके थॉर्नडाइक साहब ने। और त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसे प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ रिएक्शन। इसे याद रखना ज़रूर। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। बात की जाए जेबी वाटसन, आपको बता दिया मैंने व्यवहारवाद थे। पावलोव भी आपके व्यवहारवाद थे, स्किनर भी आपके व्यवहारवाद माने जाते हैं। स्किनर और वाटसन ने दोनों मिलकर व्यवहारवाद की स्थापना की थी, ठीक है? और थॉर्नडाइक भी आपके व्यवहारवाद माने जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा। उम्मीद करता हूँ इसी से इतने क्वेश्चन बन सकते थे। जो भी मुझे याद आता है मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मुझे इतने ही क्वेश्चन याद आ रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट्स आपको याद आता हो वीडियो देखते समय, तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। जितने लोग वीडियो देखोगे, तो आपको ऑटोमेटिक वीडियो देखते-देखते जितने लोग फैक्ट्स आपको याद आ रहे हो,
अगर आप लिख देते हो तो एक दूसरे का हेल्प हो जाएगा। ठीक है? एक दूसरे का हेल्प करो, जो भी आपके इयान फॉलो, जेबी वाटसन से कोई भी फैक्ट्स आपको याद आता है, सारे फैक्ट्स आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। इससे क्या होगा कि आपको जितना जानकारी होगा, दूसरों को हेल्प हो जाएगा और जितना दूसरों को पता है, वो आपको हेल्प हो जाएगा। एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करो, एक दूसरे को मदद करो, आप सबका भला होगा और आप सब अच्छे से तैयारी करके पेपर क्वालीफाई कर जाओगे। मुझे लगता है ये बेस्ट आइडिया है, ठीक है? तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में सारे लोग जितने भी टॉपिक से जिस पॉइंट से आपको जितना आइडिया, जितना नॉलेज है, सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहो। इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको ये हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा और दूसरे जो देखेंगे कमेंट, उनको भी उस पॉइंट से उनको भी फ़ायदा होगा और उन्होंने भी अपने से एक नोटबुक में लिख भी लेंगे। तो ज़रूर आप लोग ऐसा करना, हर किसी को फ़ायदा हो, एक दूसरे का हेल्प करते चलो। इसका राइट आंसर मैंने बता दिया है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अवलोकन शिक्षण को किस नाम से जाना जाता है या उसे और क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, जो नहीं होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग बिल्कुल नहीं होना है। सामाजिक शिक्षण या ऑप्शन डी है स्वाभिकरण। 2 ऑप्शन में बताओ अवलोकन शिक्षण किसे कहा जाता है? और मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ अवलोकन शिक्षण के बारे में। तो बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से सुनो, सिर्फ वीडियो मत देखो। ध्यान से सुनोगे तो आप आंसर आपको ऑटोमेटिक याद होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सामाजिक शिक्षण में हम एक दूसरे को देखकर, सुनकर, उसे नोटिस करते हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि हम हर चीज़ कैसे सीखते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं। सामाजिक शिक्षण द्वारा सीखते हैं और सामाजिक अवलोकन करके बात किसने किया था? तो लेव वाइगेट्स्की ने बात किया था कि जो भी हम कुछ सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, वो अवलोकन द्वारा सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुनना और आप बताना भी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा और काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा जो आपको सुनकर काफ़ी अच्छा भी लगेगा, ऐसा मैं उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूँ। तो ध्यान से सुनना और बताना इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? बेबी डॉल प्रयोग के लिए किस मनोवैज्ञानिक को प्रसिद्ध किया जाता है, जिनमें अवलोकन शिक्षण का प्रदर्शन किया था? पहला ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, सेकंड ऑप्शन है अब्राहम मास्लो, थर्ड ऑप्शन है एरिक एरिक्सन या ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि बेबी डॉल पे अपना प्रयोग आपके एल्बर्ट बंडूरा ने किया था। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखना, एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। सोशल लर्निंग थ्योरी आपके एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इस सिद्धांत में बंडूरा बताते हैं कि हम जो भी कुछ सीखते हैं, उसका अधिकांश भाग हम दूसरों से देखकर या सुनकर सीखते हैं। छोटे छोटे बच्चे शुरू से लोगों को देखकर बोलना सुनना शुरू कर देते हैं। बंडूरा का प्रयोग एक बालक पर बेबी डॉल को प्रयोग किया था। एक जो आपके अल्बर्ट बंडूरा थे, एक बालक को एक बेबी डॉल के साथ प्रयोग किया था। उन्होंने एक बालक को बेबी डॉल दिया, फिर उन्होंने बंडूरा ने उसे 3 तरह का मूवी दिखाया। फिर से सुनो, अल्बर्ट बंडूरा ने एक बच्चे को लिया और उसको एक बेबी डॉल दिया, ठीक है? बेबी डॉल दिया, उसको 3 तरह का मूवी दिखाया। बच्चे को 3 तरह का मूवी दिखाया बेबी डॉल के साथ। पहला मूवी किस पे था? तो पहला मूवी दिखाया उसने सोशल मूवी पे। जो आपके सोशल वैल्यू है, उस पे मूवी दिखाया पहला मूवी, जो कि आपका आधारित था सोशल वैल्यू पर, जिसे देखकर बालक सामाजिक व्यवहार सीखता है। जैसे कि आप जैसे समाज में देखोगे, वैसा आप बन जाओगे। अगर आप मूवी देखोगे मोटिवेशन टाइप, बायोग्राफी देखोगे, तो आपको कुछ बनने का दिल करेगा। ठीक है? तो ऐसे बच्चे ने जब सोशल वैल्यू मूवी देखा, तो उसके अंदर सामाजिक व्यवहार उसने सीख लिया। ठीक है? सेकंड मूवी उसने दिखाया कौन-सा? तो सेकंड मूवी उसने देखा आपका प्रेम पर आधारित, जो लव स्टोरी मूवी होती है। सेकंड मूवी आपके अल्बर्ट बंडूरा ने उस बच्चे को प्रेम आधारित मूवी दिखाया, जिसे बालक देखकर स्नेह करना सीख जाता है। मतलब प्यार करना, प्यार से बात करना, स्नेह करना, किसी को बड़े से आदर करना, रिस्पेक्ट करना, उस मूवी को देखकर वो सीखता है। और थर्ड मूवी दिखाया उन्होंने वायलेंट। वायलेंट मूवी जैसे कि फिलहाल में अभी आपकी एक मूवी रिलीज़ हुई थी एनिमल। तो आपने देखा होगा एनिमल मूवी में कितने सारे वायलेंट थे, कैसे लड़कियों को नीचा दिखाया जाता है, कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये सब कुछ देखकर बच्चा क्या करता है, बेबी डॉल का गर्दन तोड़ देता है। क्योंकि वो वायलेंट सीख लिया, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, उसके साथ गलत करना,
एनिमल मूवी देखकर या वायलेंट मूवी देखकर उसके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट आया और उस गुस्से की वजह से बेबी डॉल का गर्दन तोड़ देता है। आपको इस स्टोरी से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इस पूरे स्टोरी से जो आपका कंक्लूजन निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चे को ये नहीं पता कि समाज क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। बच्चे को जैसा सिखाओगे, बच्चा वैसा बन जाएगा। इसलिए बच्चे को आइडियल मॉडल उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बेबी डॉल को लेकर जो भी प्रयोग था आपके अल्बर्ट बंडूरा का, मैंने आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है स्टोरी सुनने में या आपको समझ में नहीं आया, फिर से वीडियो देखना। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी मेरा समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता, गूगल पे करना, फिर से समझ जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अल्बर्ट बंडूरा से आपके प्रीवियस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जाकर देख लेना। सिर्फ 2 क्वेश्चन अल्बर्ट बंडूरा से आपके पेपर में पूछे गए हैं। हो सकता है फिर से क्वेश्चन नंबर बढ़ भी सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना। थोड़ा बहुत भी समझ में ना आए, गूगल पे ज़रूर सर्च कर लेना या वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लेना। बात की जाए अब्राहम मैस्लो आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, नीड ऑफ थ्योरी, ठीक है, याद रखना। नीड ऑफ थ्योरी, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, जिसके अंदर 4 स्टेज थे, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। ये 4 आपके सिद्धांत थे जीन पियाजे के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक प्रेरणा का उदाहरण है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राइमरी मोटिवेशन का उदाहरण माना जाता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है पुंग वायु, आईने में बहते समय आंखें मिचकाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेरित करने वाले प्राय को कुछ सुख प्रेरित करने वाले प्राय की प्राप्ति के लिए किसी अच्छे प्रेरणा को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक दंड, या ऑप्शन डी है नकारात्मक दंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो प्रक्रिया जिसमें एक व्यवहार का यथार्थ में कोई प्रेरक नहीं बचा होने पर वह उसने बात नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? उसे अघटन कहते हैं, या ऑप्शन बी है स्वतः पुनर्मिलन, समानीकरण, या ऑप्शन डी है भेदभाव। ऐसे क्वेश्चन को जब तक अच्छे से रीड नहीं करोगे आप आंसर फाइंड नहीं कर पाओगे। हिंदी में तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट मोड में पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शिक्षण में एक निश्चल प्रेरणा को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाले प्रेरणा से जोड़ा जाता है ताकि एक सर्तित उत्तर प्रेरणा को उत्पन्न कर सके? ये कौन सी थ्योरी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, या ऑप्शन बी है क्लासिकल कंडीशनिंग, अवलोकन शिक्षण, या ऑप्शन डी है दर्शन शिक्षण। तो ये आपके एग्जाम्पल है क्लासिकल कंडीशनिंग का। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया है? तो पावलोव ने दिया है। याद रखना, बार बार मैं दोहराते रहूँगा जब तक आपको याद ना हो जाए। जब तक आप कमेंट बॉक्स में टाइप ना कर दो, मैं आपको दोहराते रहूँगा, क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा आपका चिंता है कि आप लोग पेपर में क्वालिफाई करो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उत्तेजित प्रेरित करने वाले प्राय समान उत्तर प्रेरित करने वाले प्राय की ओर प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति कहा जाता है? समानीकरण, भेदभाव, अघटन, या ऑप्शन डी है स्वतः पुनर्मिलन। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एसिमिलेशन कहेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, किस मनोविज्ञानी के लिए टैलेंट लर्निंग का अवधारणा है जहाँ शिक्षण तत्व के बिना सीधे पुनर्मिलन होते हैं? देखो ये सवाल आपके करंट में कहाँ पूछा गया था? तो यूपी में पूछा गया था आपके साइकोलॉजी पेपर में। और आपने ये सवाल सीटेट में ज़्यादा नहीं आता, पेपर 2 वालों के लिए 2 से 3 बार सीटेट में पूछा गया था आपके टोलमैन से। अगर आपने सीटेट अच्छे से देखा होगा तो उसमें आपको मिलेगा टोलमैन। टोलमैन ने कौन सा थ्योरी दिया था? याद रखना, टोलमैन ने लेटेंट लर्निंग का थ्योरी तो दिया ही है, लेकिन साथ में साइन लर्निंग का भी थ्योरी दिया था। याद रखना, टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी दिए थे। साइन लर्निंग थ्योरी जो काफ़ी फेमस थ्योरी है, साइन
लर्निंग थ्योरी, इसे याद रखना। ऑप्शन इसका क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, नकारात्मक प्रेरणा किस प्रकार की होती है जिसमें किसी व्यवहार की संभावना को बढ़ाने के लिए कुछ अनचाही चीज को हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक दंड, या ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है आपका अघटन। और राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या था? तो नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नकारात्मक परिवर्तन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि दूसरों को देखकर और उनके व्यवहार के अनुकरण करके शिक्षण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्यान से सुनो। दूसरों को देखकर और उनके व्यवहार की अनुकरण करके शिक्षण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं होगा, ऑपरेंट नहीं होगा, अवलोकन। जस्ट मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को जब अनुकरण करके उसके व्यवहारों को देखकर, दूसरों को देखकर जब आप कुछ सीखते हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको अवलोकन शिक्षा कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। इसमें अवलोकन शिक्षण में आपका एल्बर्ट बंडूरा और लेव वैगेट्से भी आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 26 मिनट का वीडियो हो चुका है। बताओ मैं वीडियो लंबा करूँ या फिर आधे घंटे का वीडियो रहने दूँ? क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता है, तो मैक्सिमम लोग वीडियो कितने देर तक देख पाते हैं? 15 से 20 मिनट वीडियो देख पाते हैं। लंबा वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट बनाता हूँ। अगर आप लोग का कैपेसिटी होता, आप लोग इतना खुद से मोटिवेशन होते, तो वीडियो 40-45 मिनट का वीडियो जब फुल देखते हो, तो मुझे भी वीडियो लंबा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं हो, इसलिए मैं वीडियो शॉर्ट बनाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ। और कुछ लोग पूरा वीडियो पूरा अंत तक देखते हैं, लेकिन कुछ लोग वीडियो 15 से 20 मिनट तक ही देखते हैं, इसलिए मैं वीडियो पूरा फुल बना नहीं पाता हूँ। तो आप लोग ट्राई करो, अगर पूरा फुल वीडियो देख पाओगे 45 मिनट का, 1 घंटे का, तो मैं वीडियो 1 घंटे 45 मिनट का बनाऊँगा भी, जिसमें आपका डेली 1 चैप्टर कंप्लीट आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार का शिक्षण साथ-साथ समझने या हल के प्राथमिकता के बिना हो सकता है? क्लासिकल, ऑपरेंट, अवलोकन, या ऑप्शन डी या प्रतिस्पर्धा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी होगा, प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 19, एक जटिल व्यवहार को प्रेरणाओं को क्रमिक पूर्ण संवादों को पूर्ण मिलन करके धीरे-धीरे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको क्या क्लासिकल कहते हैं, ऑपरेंट कहते हैं, अवलोकन कहते हैं, या ऑप्शन डी है स्वाभिकरण कहते हैं? देखो, कोई भी क्वेश्चन जब तक आपसे खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस से आप जितना भी थ्योरी पढ़ लो, पूरा बुक पढ़ लो एनसीईआरटी का, लेकिन जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, कुछ आइडिया नहीं लगने वाला। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जब आप क्वेश्चन जितना सॉल्व करते हो, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंट आता है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आप एग्ज़ाम क्वालीफाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे, आपके अंदर प्रैक्टिस बनेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। और बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि कैसे पेपर क्वालीफाई कर सकते हो, कैसे आप पढ़ाई करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास 10 दिन का समय है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको गाइड कर पाऊँ। एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अपने 10 दिन में एग्ज़ाम को तैयारी करें, कैसे क्या-क्या पढ़ो कि आपका पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है? फिलहाल तो अभी क्वेश्चन जितना हो सके प्रैक्टिस करो। मेरे हिसाब से इस टाइम थ्योरी पढ़ना बेकार होगा, क्योंकि पेपर नज़दीक है, तो क्वेश्चन जितना हो सके उससे प्रैक्टिस करो। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। चलो और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन-सा शब्द केवल विशिष्ट सतर्थी प्रेरणा का प्रतिक्रिया करने के अपेक्षित होता है, बजाय समान प्रेरणा के? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप थोड़ा जल्दी करेंगे, तो वीडियो थोड़ा आप लोग स्लो मोड में देख सकते हो, या फिर वीडियो 2 बार देख लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की प्रेरणा में किसी व्यवहार की संभावना कम करने के लिए एक नकारात्मक प्रेरणा का प्रस्तावना किया जाता है? क्या होगा? सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक, सकारात्मक दंड, या ऑप्शन डी है नकारात्मक दंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी होगा, सकारात्मक दंड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22,
पहले से सीखे गए किसी विशेष व्यवहार को फिर से तेजी से सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। इसको क्या कहेंगे? तो पुनः मिलन। कोई भी चीज़ को जब आप दोबारा करते हो, तो उसके नाम के आगे पुनः या री वर्ड जुड़ जाता है। तो जहाँ भी दोबारा सीखने की या दोबारा प्रयास करने की बात कही जाए, तो देखना कि पुनः कहाँ लिखा हुआ है, आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। या इंग्लिश में री लिखा हो आगे किसी भी वर्ड में आर-ई जुड़ा होगा। जैसे कि रिफोर्समेंट, दोबारा ट्राई करना, रिफोर्समेंट। ऐसे वर्ड आपको राइट आंसर हो जाएँगे। जब आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में ना आए, तो कुछ ऐसे दिमाग लगाया करो जिससे आपके क्वेश्चन में और ऑप्शन में कुछ मैचिंग मिले। जब कुछ मैचिंग मिलता है तो आपको लगेगा कि आपको 75% चांस होता है राइट आंसर होने का। तो ऐसे कुछ कुछ लॉजिक दिमाग, कुछ ट्रिक भी लगाना, कुछ जुगाड़ भी लगा सकते हो और आंसर फाइंड करने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन-सा एक सर्तित प्रतिक्रिया का उदाहरण है? सारे ऑप्शन को रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने जस्ट आपको बताया था, तो इसमें गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपका खैर नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक को ऑपरेंट चेंबर या स्किनर बॉक्स की अवधारणा के लिए जाना जाता है? यान पाउलोव, जॉन वी वाटसन, बी.एफ. स्किनर या ऑप्शन डी है एल्बर्ट बंडूरा। जस्ट मैंने आपको बताया था कि स्किनर बॉक्स जो आपका कबूतर था, जो चूहा था, उसको एक बॉक्स में स्किनर ने रखा था, जिसको स्किनर बॉक्स या ऑपरेंट चेंबर के नाम से जानते हैं। याद रखना स्किनर ने 2 प्रयोग किए थे, एक आपके चूहे पे और एक दूसरा आपके कबूतर पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जस्ट मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर ध्यान से सुना होगा तो आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लासिकल, ऑपरेंट, अवलोकन या ऑप्शन डी या प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इसे जरूर याद रखना। क्वेश्चन अभी कितना है? क्वेश्चन अभी आपका है कितना? टोटल आपके 50 क्वेश्चन है आपके चैप्टर 5 में। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? तो 25 क्वेश्चन कर लिए। अगले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मुझे और भी कुछ काम है। तो मैं आपको 25 क्वेश्चन तक ही रहने देता हूँ। अगले वीडियो में 26 से स्टार्ट करेंगे और टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो में स्किप मत करना। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक से आपके पेपर में 8 से 9 सवाल पूछे गए थे और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सवाल आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप पूरा अच्छे से समझना। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके सवाल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, साथ में थ्योरी भी दिया जा रहा है, वो सिर्फ़ आपको 200 में दिया जा रहा है। अगर आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो सिर्फ़ आपको 151 में दिया जा रहा है। जिनका पेपर है यूपीएससी का, कम से कम आप एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ ज़रूर कंप्लीट करके जाना। नहीं तो जो आपको 151 जो आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है, बाद में आपको 151 बाद में पछताना पड़ेगा कि 151 का वैल्यू क्या था। इसलिए आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर जिनको दोनों चाहिए, जिनके पास टाइम है, जैसे कि स्टेट वाले के पास, और जो फिर से बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से आप दोनों का प्रैक्टिस सेट लेकर अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और डेली आपको बता दूँ, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 5 बजे डेली शाम को लैंग्वेज पेपर का क्लास चलता है और 6 बजे डेली शाम को आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर का क्लास चलता है। दोनों वीडियो मिस मत करना। दोनों वीडियो में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को साथ में कराया जा रहा है। तो दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके बीपीएससी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।